biryanis and dosas starting at ₹79. Order now. बाकी ग्लूकोमा तो अपने आप समझ में आएगा। मैं एनाटमी आपको यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। होगी फेज पढ़ रहे थे तो इंट्रोडक्शन फेज के अंदर अपन ने देखा था। अपन आगे की तरफ पास बढ़ते हैं। अगला जो अपना डिजीज है दैट इज द ग्लूकोमा। ग्लूकोमा दैट इज द ग्लूकोमा। सर जब अपन इसका इंट्रोडक्शन फेज पढ़ रहे थे तो इंट्रोडक्शन फेज के अंदर अपन ने देखा था कि क्या है ग्लूकोमा। तो सर ग्लूकोमा को पढ़ाते टाइम या फिर जब मैं आपका ऑप्थेल्मिक का एनाटमी पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने आपको बताया कि सर ये जो ग्लूकोमा है वो कुछ इस टाइप का डिजीज है जिसके अंदर अपना जो आई है इस आई के अंदर जिसमें अपने आई के अंदर का जो प्रेशर है जिसको अपन ने बोला था इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर बिल्डअप हो रहा था और इस इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करने का जो काम है वो कर रहा था अपना एक फ्लूइड जिसको अपन ने बोला था एक्वस ह्यूमर। बहुत बढ़िया। एक्वस ह्यूमर जिसको अपन ने बोला था, ये जो एक्वस ह्यूमर है ये एक्वस ह्यूमर क्या कर रहा था सर, ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करने का काम कर रहा था। कौन? एक्वस ह्यूमर। बहुत बढ़िया। सर बात चली थी अपनी कि ये जो एक्वस ह्यूमर है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो सर एक्वस ह्यूमर इस वाले स्ट्रक्चर से प्रोड्यूस होता है जिसको अपन ने कभी बोला था सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी। सर सिलियरी बॉडी से एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होने के बाद वो आ रहा था आपके इस वाले पोर्शन में जिसको अपन ने बोला था पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर। बहुत बढ़िया। सर एक्वस ह्यूमर कौन से पोल का फ्लूइड था? तो सर एक्वस ह्यूमर है वो एक पोल का फ्लूइड था जिसको अपन ने बोला क्या सर, एंटीरियर पोल। और एंटीरियर पोल पढ़ने के बाद में अपन ने देखा था कि सर एक्वस ह्यूमर है वो प्रोड्यूस होता है आपका सिलियरी बॉडी में, और सिलियरी बॉडी में प्रोड्यूस होने के बाद वो इस वाली सरफेस स्पेस में आता है जिसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। यानी कि आपके आइरिस और लेंस के बीच की जो जगह है, इसको बोलते हैं अपन पोस्टीरियर चैम्बर। सर पोस्टीरियर चैम्बर के बाद वो इस प्यूपिल से होता हुआ आ जाता है आपका एंटीरियर चैम्बर में। एंटीरियर चैम्बर। सर एंटीरियर चैम्बर कहाँ था? द स्पेस इज प्रेजेंट इन बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस। द स्पेस इज प्रेजेंट इन बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस इज नोन एज द एंटीरियर चैम्बर। सर इस एंटीरियर चैम्बर पे आने के बाद ये जो एक्वस ह्यूमर है वो एक्वस ह्यूमर कहाँ जाता है? तो सर एक्वस ह्यूमर देखिएगा जिस जगह ये कॉर्निया इस आइरिस के ऊपर चिपकता है या कॉर्निया और आइरिस का जो एंगल होता है इस एंगल को बोलते हैं आइरेडो कॉर्नियल एंगल या जंक्शन आइरेडो कॉर्नियल एंगल या जंक्शन। मैं इस आइरेडो कॉर्नियल एंगल या जंक्शन को यहाँ बना रहा हूँ, यानी कि दिस वन इज योर आइरिस और इस आइरिस के बिल्कुल यहाँ प्रेजेंट होता है आपका कॉर्निया। ये आपके इस तरफ का आइरिस होगी। सर ग्लूकोमा को समझने के लिए कुछ नहीं करना है, बस एनाटमी समझनी है, बाकी ग्लूकोमा तो अपने आप समझ में आएगा। मैं एनाटमी आपको यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ कि सर ये जो आइरिस है इस आइरिस के पास में जो इस दूसरी स्ट्रक्चर है ये कॉर्निया। आइरिस और कॉर्निया के पास में ये जो एंगल बन रहा है या फिर ये जो जंक्शन बन रहा है जहाँ आइरिस और कॉर्निया मिलते हैं इसी को बोलते हैं आइरेडो कॉर्नियल एंगल या जंक्शन। सर इस आइरेडो कॉर्नियल एंगल या जंक्शन से जो एक्वस ह्यूमर है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जैसे ही इस जंक्शन से एक्वस ह्यूमर बाहर निकलता है तो उसके सामने बिल्कुल छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, जिन कैपिलरीज को अपन बोलते हैं ट्रेबेकुलर
ट्रेबेकुलर मेसवर्क, ट्रेबेकुलर मेसवर्क। और सर ये ट्रेबेकुलर मेसवर्क के आगे एक कैनाल होती है, इस कैनाल को बोलते हैं कैनाल ऑफ स्लेम, कैनाल ऑफ स्लेम। वेरी गुड। मैं इसी एनाटॉमी के थ्रू इसको बिल्कुल आपको क्लियरिफाई करना चाह रहा हूँ। मैं वापस बोल रहा हूँ सर, आपका जो एक्वस ह्यूमर है वो कहाँ प्रोड्यूस हुआ था? सीलियरी बॉडी में। कहाँ प्रोड्यूस हुआ था? इसका फ्लो लिखना आप थोड़ा रैपिडली। सर प्रोड्यूस हुआ एक आपका सीलियरी बॉडी में, सीलियरी बॉडी में प्रोड्यूस होने के बाद आया पोस्टीरियर चैम्बर। वेरी गुड। पोस्टीरियर चैम्बर से प्यूपिल, प्यूपिल चौथा हुआ वो कहाँ पहुंचा? एंटीरियर चैम्बर। और एंटीरियर चैम्बर से वो कहाँ पहुंचा? सर आयरेडोकॉर्नियल एंगल पे, और आयरेडोकॉर्नियल एंगल से ट्रेबेकुलर मेसवर्क, और ट्रेबेकुलर मेसवर्क से कैनाल ऑफ स्लेम। कहाँ पहुंचा ये? कैनाल ऑफ स्लेम। सर उसी डिस्कशन के टाइम में मैंने बताया था कि सर ये जो आपका स्पेस है, जो आपका इंटीरियर पोल है, जो आपका इंटीरियर पोल का फ्लूइड था जिसको आपने एक्वस ह्यूमर बोला, ये एक्वस ह्यूमर एग्जैक्टली क्या करता है? तो सर ये एक्वस ह्यूमर क्या करता है? यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करता है। सर डेफिनेटली देखिएगा, ये सामने से क्लोज है और ये पीछे से क्लोज है, तो इन दोनों क्लोज सरफेस के बीच में यदि फ्लूइड प्रेजेंट होगा तो वो फ्लूइड अपना प्रेशर प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? अरे जब कहीं पे भी कोई चीज पड़ी रहेगी तो वो चीज पड़ी रहेगी, उसका तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा कि नहीं होगा? सर ये जो एक्वस ह्यूमर का जो डिपोजिशन हुआ है एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर में, या फिर मैं ये बोलूँ कि एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर में जो आपका एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है, इस एक्वस ह्यूमर के प्रेजेंट होने की वजह से जो प्रेशर है, इसी प्रेशर को अपन बोलते हैं IOP, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। कितना होता है सर नॉर्मल? 10 to 21 mm ऑफ Hg, और कुछ एक बुक है वो इसको बताती है 8 to 21 mm ऑफ Hg। सर कुछ ऐसा होता होगा जिसकी वजह से ये जो प्रेशर है वो 21 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो जाए, उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं ग्लूकोमा। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? ग्लूकोमा। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सर जैसा कि मैंने अभी बोला है कि ये जो फ्लूइड है, ये जो प्रेशर है, वो प्रेशर है एक फ्लूइड की वजह से जिसको बोला है एक्वस ह्यूमर। समझ में आ रहा है ना? किसकी वजह से? एक्वस ह्यूमर की वजह से। सर यदि मैं बोलूं कि कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से ये एक्वस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन है, या तो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए। सर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक्वस ह्यूमर ये ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा डिपॉजिट होगा, और जितना ज्यादा एक्वस ह्यूमर डिपॉजिट होगा उतना ही क्या होगा? सर उतना ही आपका इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो सर एक तो ये कारण हो गया। दूसरा यदि मैं बोलूं कि सर ये जो आपका आउटफ्लो है, आउटफ्लो कहाँ से था? आयरेडोकॉर्नियल एंगल से। आउटफ्लो कहाँ से था? ट्रेबेकुलर मेसवर्क से। आउटफ्लो कहाँ से था? कैनाल ऑफ स्लेम से। यानी कि इसका जो आउटफ्लो है आयरेडोकॉर्नियल एंगल हो गया, ट्रेबेकुलर मेसवर्क हो गया, और आपका कैनाल ऑफ स्लेम हो गया। यदि इन जगह पे कुछ ऐसा डिटोरिएशन आ जाए कि इसका आउटफ्लो ब्रेक हो जाए, इसका आउटफ्लो रुक जाए, तो सर जब आउटफ्लो ही नहीं होगा तो जो प्रोड्यूस होने वाला जो एक्वस ह्यूमर है वो तो धीरे धीरे यही डिपॉजिट होगा, और जब यहाँ डिपॉजिट होगा तो सर इसके डिपोजिशन की वजह से धीरे धीरे इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, और इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होने वाली ही बीमारी को अपन ने क्या बोला है? ग्लूकोमा। तो सर व्हाट इज ग्लूकोमा? ग्लूकोमा इज ए क्लिनिकल सिंड्रोम, clinical syndrome in which increase intraocular pressure, जिसके अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ता है। सर नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना है? सर नॉर्मल है 8 to 21 mm ऑफ Hg, जो कि आपकी सॉन्डर्स की बुक में लिखा हुआ है। सर दूसरा मैं बोल रहा हूँ क्या कॉजेज रहे होंगे इस इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ने के? कॉज, तो सर कॉज से पहले मैं चाहूँगा कि मैं इस ग्लूकोमा को दो पार्ट में डिवाइड करूँ। इस ग्लूकोमा का टाइप बता दूँ मैं आपको, क्योंकि जो कॉज है वो दोनों टाइप के ग्लूकोमा में डिफरेंट है। तो सर इस कॉज से पहले लिखिएगा टाइप,
टाइप ऑफ ग्लूकोमा, टाइप ऑफ ग्लूकोमा, कितने टाइप का ग्लूकोमा होता है? तो सर मोटा मोटा या बड़े बड़े पोर्शन के अंदर बोलूं तो ग्लूकोमा है वो 2 टाइप का होता है। नंबर 1 ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा। सेकंड वन इज द क्लोज एंगल ग्लूकोमा, फर्स्ट वन इज द ओपन एंगल ग्लूकोमा। सर सबसे ज्यादा ग्लूकोमा कौन सा होता है, या कौन सा ग्लूकोमा है जिसको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? तो सर ओपन एंगल ग्लूकोमा सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए इसको प्राइमरी बोला है। सर क्लोज एंगल ग्लूकोमा है, ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, और रेयर के साथ में ये एक्यूट होता है। किस टाइप का होता है? ये एक्यूट होता है। सर प्राइमरी या ओपन एंगल जो ग्लूकोमा है ये हमेशा और हमेशा क्रॉनिक होगा। सर क्या होता होगा ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर? तो सर मैंने अभी अभी बोला है कि जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है उसके अंदर एग्जैक्टली क्या होता है? तो सर एग्जैक्टली उस ग्लूकोमा के अंदर कुछ ऐसा होता होगा जिसमें आपका ये जो एंगल है, ये एंगल तो ओपन है। एंगल ओपन होने के बाद में भी जो ट्रेबेकुलर मेसवर्क है और कैनाल ऑफ स्लेम है, इन कैनाल ऑफ स्लेम और ट्रेबेकुलर मेसवर्क के अंदर कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपके एक्वस ह्यूमर का जो ड्रेन है वो डिक्रीज हो जाए। सर वो क्या हो सकता है? तो देखिएगा इधर मैं कॉज लिख रहा हूं, ओपन एंगल ग्लूकोमा के मैं कॉजेज की बात कर रहा हूँ। क्या क्या कॉजेज होते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा के? तो सर सबसे पहला एज, मैंने बोला है अभी भी कि ओपन एंगल ग्लूकोमा, इस ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है? सर ये जो एंगल है कौन से वाला? आयरेडोकॉर्नियल एंगल या आयरेडोकॉर्नियल जंक्शन। सर ये तो ओपन होता है, लेकिन इस एंगल से आगे की जो स्ट्रक्चर है, दैट मीन ट्रेबेकुलर मेसवर्क और कैनाल ऑफ स्लेम, इनमें कुछ दिक्कत आ जाती है, इनमें कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो एब्जॉर्प्शन डिले होता है। सर उनमें क्या होता है? देखिएगा मैंने अभी अभी बोला है कि सर ट्रेबेकुलर मेसवर्क जो है, ट्रेबेकुलर मेसवर्क जो है वो कुछ नहीं है, वो कैपिलरी का बेड है। बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, और इन्हीं कैपिलरी को अपन ने बोला है ट्रेबेकुलर मेसवर्क। ट्रेबेकुलर का मतलब ट्यूबल्स जैसा, मेसवर्क का मतलब जाली, यानी कि एक जालीनुमा स्ट्रक्चर होती है जो छोटी छोटी ट्यूबल्स से बनी होती है, और इन ट्यूबल्स के बीच में होता है आपका एक्वस ह्यूमर। इन ट्यूबल्स के बीच में क्या होता है? सर इन ट्यूबल्स के बीच में होता है आपका एक्वस ह्यूमर। ये वही एक्वस ह्यूमर है जो अभी अभी आयरेडोकॉर्नियल एंगल को पास करके आपके ट्रेबेकुलर मेसवर्क पे पहुंचा है, क्योंकि ट्रेबेकुलर मेसवर्क जो है वो आयरेडोकॉर्नियल एंगल से आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। सर मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला जो कारण लिखा है वो लिखा है आपका इंक्रीज एज, यानी कि एज रिलेटेड चेंजेस। सर देखिएगा जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है वैसे वैसे कैपिलरी की परमेबिलिटी डिक्रीज होती है। बहुत बढ़िया। सर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जितनी भी अपनी बॉडी की कैपिलरीज है, उन कैपिलरीज की जो परमेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। और परमेबिलिटी का मतलब होता है कि सर जब किसी कैपिलरी के बाहर या अंदर की तरफ जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड का अंदर से बाहर आना, और अंदर वाले फ्लूइड का तो बाहर आना, अंदर वाला जो फ्लूइड है इसका तो बाहर आना, और जो बाहर फ्लूइड है उसका अंदर जाना, कुल मिला के छलना। यदि मैं सीधी सी लैंग्वेज में बोलूँ तो, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो, कि जो छलने का काम होता है, छलने का जो काम होता है सर, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, तो एज बढ़ने के साथ में क्या होता है कि अपनी जो कैपिलरीज है, उन कैपिलरीज की परमेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। सर जैसे ही कैपिलरी की परमेबिलिटी डिक्रीज होगी तो सर डिक्रीज होने से क्या होगा? सर उनकी परमेबिलिटी डिक्रीज होगी तो आप खुद बताइए मेरे को, ये जो एक्वस ह्यूमर आपका बाहर पड़ा है इन कैपिलरी के जस्ट बाहर, ट्रेबेकुलर मेसवर्क के जस्ट बाहर, क्या ये ट्रेबेकुलर मेसवर्क में से आपकी परमेबिलिटी मेंटेन रखे ये ट्रेबेकुलर मेसवर्क में जाएगा क्या?
क्योंकि सर जब तक ये ट्रेबेकुलर मेसवर्क में नहीं जाएगा तब तक वो कैनाल ऑफ स्लेम में नहीं पहुंचेगा, और कैनाल ऑफ स्लेम में नहीं पहुंचेगा तो सर एक्वस ह्यूमर का ड्रेन कैसे होगा? सर बहुत अच्छी चीज है कि जब एक्वस ह्यूमर का ड्रेन ही नहीं होगा इन कैपिलरी में तो वह कैनाल ऑफ स्लेम तक नहीं पहुंचेगा, और जब कैनाल ऑफ स्लेम तक नहीं पहुंचेगा तो मैं बिल्कुल क्लियरली बोल सकता हूँ कि ये जो एक्वस ह्यूमर आपका इस तरफ जाने वाला था और यहाँ कैपिलरी की परमेबिलिटी कम हो गई तो ये एक्वस ह्यूमर है वो यही डिपॉजिट रहेगा, और जब एक्वस ह्यूमर यहाँ लंबे टाइम तक डिपॉजिट रहेगा तो डिपॉजिट रहने की वजह से जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसको ही मैंने क्या बोला है, ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्योंकि इसके अंदर आपका एंगल तो ओपन था पर ट्रेबेकुलर मेसवर्क ने क्या किया, कैपिलरी की परमेबिलिटी कम हो गई और आपका ये कंडीशन अराइज हुआ। सर दूसरा मैं बोल रहा हूँ जेनेटिक, और तीसरा मैं बोल रहा हूँ एडियोपैथिक बोल रहा हूँ मैं। सर बहुत सारे कारणों में नहीं पता होता कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। जेनेटिक, जिनके मदर फादर दादा दादी नाना नानी भाई बहन के अंदर किसी में यदि ग्लूकोमा है तो उसमें ग्लूकोमा होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। सर एज वाला है जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट इसका कोज बताया गया, सबसे ज़्यादा जो बड़ा कोज है वो यही है। सर एज के साथ में धीरे धीरे चेंज आ रहा है, देखो आप इसको सोचना समझना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही है कि सर जब धीरे धीरे एज की वजह से ये वाली चीज सामने आ रही है तो सर एज तो धीरे धीरे बढ़ेगी, और जब धीरे धीरे बढ़ेगी तो इसका जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो भी धीरे धीरे आपका डिक्रीज होगा, और जब धीरे धीरे डिक्रीज होगा तो ये जो डिजीज है वो एक दिन में पैदा नहीं होती, धीरे धीरे क्रॉनिक मैनर में डेवलप होती है। इसीलिए मैं इस ओपन एंगल ग्लूकोमा को क्रॉनिक ग्लूकोमा भी बोलता हूँ, और सबसे ज़्यादा ये वाला ग्लूकोमा होता है इसलिए इसको प्राइमरी ग्लूकोमा भी बोलता हूँ कि सर प्राइमरीली सबसे ज़्यादा ये वाला ग्लूकोमा देखने को मिलता है आपको। क्या कारण है? एज, जेनेटिक और इडियोपैथिक एज मैंने बताया है। सर बात कर रहे थे कि ये जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है, इस ओपन एंगल ग्लूकोमा के साथ में क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो लिखिएगा साइन एंड सिम्टम्स विद साइन एंड सिम्टम्स। क्या साइन एंड सिम्टम्स आएगा? तो सर देखिएगा, सुनिएगा, समझिए। इस वाले डायग्राम को देखते हैं एक बार। ये वाला जो डायग्राम है वो आपको बता रहा था कि यार, चलिएगा मैं नया डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रहे थे अपन, क्या साइन एंड सिम्टम्स सामने आएंगे? तो सर जो साइन एंड सिम्टम्स है वो सर्टेन टाइप के साइन एंड सिम्टम्स सामने आएंगे जो कि कुछ इस टाइप से होंगे शायद। सर सुनिएगा, अभी तक जो डिजीज पढ़ा है अपन ने, जितना इस डिजीज को समझने की कोशिश किया है वो डिजीज अपने को यही बोल रहा था कि सर यहाँ पे कोई फ्लूइड है जो इकट्ठा हुआ पड़ा है, जिस फ्लूइड का काम क्या था कि सर इस प्रेशर को मेंटेन करके चलना था। कौन सा फ्लूइड था? एक्वस ह्यूमर था। सर जब एनाटॉमी पढ़ी थी, उस एनाटॉमी पढ़ते टाइम मैंने आपको एक चीज बताया था कि ये वाले जो लिगामेंट है जिसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। सर इस सस्पेंसरी लिगामेंट के पीछे की तरफ एक फ्लूइड है जिसको बोलते हैं विट्रस बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? विट्रस बॉडी। सर अब मेरे को एक चीज बताइएगा, ये वाला जो सरफेस है इसको, ये है कॉर्निया, आपका कॉर्निया है, बहुत बढ़िया। सर जब कोई फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है और वो फ्लूइड यहाँ इकट्ठा है तो सर यहाँ इकट्ठा होने का मतलब क्या है कि ये वाला जो सरफेस है, ये जो आपका कॉर्निया है, ये तो यहाँ से ब्लॉक है या फिर ये है वो तो यहाँ से बिल्कुल चिपका हुआ है। तो जब यहाँ फ्लूइड बढ़ेगा और ये प्रेशर लगेगा तो प्रेशर लगने से क्या होगा सर, ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो तो बाहर की तरफ आना स्टार्ट होगी, बट इसका इस स्क्लेरा के साथ में बहुत अच्छा एडेशन होता है तो ये तो जितना बाहर निकलना उतना बाहर निकल गया, बल्जिंग ऑफ कॉर्निया हो गया। लेकिन पीछे की तरफ है आपका सस्पेंसरी लिगामेंट
और सस्पेंसरी लिगामेंट को मैंने बोला था स्प्रिंग। क्या बोला था मैंने? स्प्रिंग बोला था। सर स्प्रिंग होती है जिसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, उसको आप जितना खींचो उतना वो खींच जाएगी, जहां तक उसमें टोनोसिटी होगी वहां तक वो खींच जाएगी। अब जब ये प्रेशर पड़ेगा तो मेरे को एक चीज बताइएगा, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है जिनका काम है खींचना, तो क्या ये इस प्रेशर की वजह से ये पीछे की तरफ नहीं जाएंगे क्या? अरे बोलो तो सही, क्योंकि आगे तो जा नहीं सकते, क्योंकि आगे तो कॉर्निया है जिसका एडिशन है बहुत ज्यादा किसके साथ? स्कलेरा के साथ। पीछे कौन है? लेंस और सस्पेंसरी लिगामेंट, और सस्पेंसरी लिगामेंट का काम है खींचना या आपका स्ट्रेचिंग होना। सर ये स्ट्रेचिंग होने की वजह से मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ कि जैसे जैसे यहाँ प्रेशर बढ़ेगा धीरे धीरे ये आपका जो लेंस है या फिर आपके जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो शायद यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जितना प्रेशर होगा उतना ये पहुँच जाएंगे। जब इधर की तरफ जाएगा तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जो विट्रस बॉडी था, जो विट्रस फ्लूइड था, क्या वो विट्रस फ्लूइड इस सरफेस के ऊपर आपका प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा? अरे बोलो तो सही। तो और जब इस सरफेस के ऊपर अपना प्रेशर बढ़ेगा तो सर ये तो क्या थी? नर्व। यहाँ पे क्या थी? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स सर, यहाँ ब्लड वेसल्स थी, यहाँ ब्लड कैपिलरीज थी, यहाँ नर्व थी। और मैं ये बोल रहा हूँ कि इधर से कोई कंप्रेशन लग रहा है कंटिन्यूसली आपकी नर्व के ऊपर, कंटिन्यूसली आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर, तो कंप्रेशन लगने की वजह से धीरे धीरे यहाँ की जो ब्लड सप्लाई है उसमें इम्पेयरमेंट होगा, और उसमें इम्पेयरमेंट होने से यहाँ नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस हो गया तो नेक्रोसिस होते ही क्या हुआ कि सर आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होगी। वो क्या होगी? डैमेज होगी। तो सर यहाँ से आपका जो ग्लूकोमा है उसकी एक और डेफिनेशन बाहर निकलती है कि व्हाट इज द ग्लूकोमा, अल्टीमेटली क्या होना है उसमें? ऑप्टिक नर्व डैमेज। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? सर ग्लूकोमा इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम इन विच ग्लूकोमा इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम दैट इज इन विच intraocular pressure will increase and that characterized by optic nerve damage। किससे कैरेक्टराइज्ड होगा वो? ऑप्टिक नर्व डैमेज। शायद तक ये पैथोफिजियोलॉजी आपके समझ में आई होगी। मैं एक बार क्विक रिवीजन इसका बोल देता हूँ। क्या क्विक बोल रहा हूँ? सर एक्वोस्यूमर बढ़ा, प्रेशर क्रिएट हुआ, प्रेशर से आपका कॉर्निया वो ऊपर तो कोई ज्यादा इफेक्ट आएगा नहीं, पीछे की तरफ लेंस की तरफ जाएगा। लेंस क्या होगा सर? आपके बैकवर्ड मूवमेंट करेगा, और जब बैकवर्ड मूवमेंट करेगा तो उसकी वजह से विट्रस बॉडी का प्रेशर, और विट्रस बॉडी है वो कॉन्स्टेंटली प्रेशर क्रिएट करके रखेगा आपके नर्व पे, कॉन्स्टेंटली आपका प्रेशर क्रिएट रखेगा ब्लड वेसल्स पे, और ब्लड वेसल्स और नर्व के ऊपर कॉन्स्टेंट प्रेशर रहने से क्या हुआ सर? कॉन्स्टेंट प्रेशर रहने से वहाँ पे नेक्रोसिस डेवलप हुआ। और नेक्रोसिस कहाँ का है? आपके रेटाइना का। सर रेटाइना वही तो पार्ट है जहाँ से ऑप्टिक नर्व ओरिजिनेट हो रहा था, और ऑप्टिक नर्व ओरिजिनेशन वाला पार्ट यदि डैमेज हुआ तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि सर ऑप्टिक नर्व डैमेज इज ए सिम्टम या इज ए साइन ऑफ योर ग्लूकोमा। और यही से मैंने ग्लूकोमा का डेफिनेशन बाहर निकाला। तो सर अब मेरे को एक चीज़ बताइएगा, क्या साइन एंड सिम्टम मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ? सर मैं साइन एंड सिम्टम एक्सेप्ट करूँगा कि इस प्रेशर की वजह से जो मेरा ऑप्टिक नर्व डैमेज हुआ है, इसके हिसाब से मैं बोलता हूँ कि सर विजन इम्पेयरमेंट। क्या हुआ? विजन इम्पेयरमेंट। सर ये जो इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ है ओपन एंगल ग्लूकोमा में, क्या वो एक दिन में हो गया था? क्या नहीं हुआ, उसको धीरे धीरे बहुत सा ज्यादा टाइम लगा, और जितना ज्यादा टाइम लगा उतना ये स्लोली सने ये प्रेशर बढ़ता गया और धीरे धीरे ये ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता गया। जब धीरे धीरे हुआ, क्रॉनिक मैनर में हुआ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके अंदर पेन नहीं होता है, ये पेनलेस होता है। सर विजन इम्पेयरमेंट, पेनलेस, और जो विजन बनता है वो किस टाइप का विजन बचता है? तो सर टनल विजन, यानी कि जो पेशेंट है उस पेशेंट का जो विजन है वो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है कि चारों तरफ बस काला है काला, और बीच में से उसको दिखाई देता है जैसे कि वो किसी टनल में से देख रहा हो, जैसे कि वो किसी गुफा में से देख रहा हो।
इस टाइप का टनल दिखेगा और जब वो देखने की कोशिश करेगा उसको यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा और ये जो ऑब्जेक्ट है उसको इस टाइप के स्ट्रक्चर से दिखेगा जिसको मैं बोलता हूँ टनल विजन। और ये जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है वो सीधा इसी के हिसाब से पूछा जाता है कि ओपन एंगल ग्लूकोमा में किस टाइप का विजन अपीयरेंस होता है, तो सर वहाँ होता है आपका टनल विजन अपीयरेंस होता है, टनल विजन जिसको बोलते हैं। वेरी गुड सर। दूसरा कोर्स देखते हैं, दूसरा टाइप देखते हैं, सेकंड टाइप ऑफ ग्लूकोमा। Second type of glaucoma, this one is the close angle glaucoma. Close angle glaucoma. Sir, what is the meaning of close angle glaucoma? Sir, नाम से पता चल रहा है। In this condition, the angle, कौन सा एंगल? आयरेडो कॉर्नियल जंक्शन और एंगल, आयरेडो कॉर्नियल जंक्शन और एंगल इज क्लोज, जिसमें आयरेडो कॉर्नियल जंक्शन क्या रहता है आपका? क्लोज रहता है। तो सर ये क्लोज होने से क्या होगा? सर ये क्लोज होने से यदि मैं बोल दूं कि सर ये आपका आई का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हुआ था? सर ये बिल्कुल इस आयरेडोकॉर्नियल एंगल को आप उसके हिसाब से मानिए कि ये कोई अपने घर का जो ड्रेनेज पाइप है वो ड्रेनेज पाइप था और ड्रेनेज पाइप आज बंद हो गया। ड्रेनेज पाइप है वो ड्रेनेज पाइप बिल्कुल बंद हो गया। तो सर जैसे ही आपका ड्रेनेज पाइप बंद हुआ तो ड्रेनेज पाइप बंद होते ही घर के अंदर तो आपका और होगा कि नहीं होगा? यानी कि किचन का पानी किचन का सिंक भरा रहेगा, बाथरूम का पानी बाथरूम वाला जो पार्ट है वो भरा हुआ रहेगा। यानी कि ड्रेनेज है वो बिल्कुल बंद हुआ। तो सर बिल्कुल बंद होते ही घर के अंदर हाय तौबा मच जाएगी। अचानक से क्राइसिस आ जाएगा। क्या क्राइसिस आएगा कि अरे यार पानी बंद हो गया, पानी जा नहीं रहा। न आप नल चला पाओगे, न आप सिंक में आप बर्तन साफ कर पाओगे, न आप नहाने जा पाओगे, क्योंकि सिंक वाले में गए तो सिंक में बर्तन पानी भरा हुआ और बाथरूम में गए तो बाथरूम भरा। क्योंकि क्या हुआ था सर, इसके अंदर जो ड्रेनेज है वो ड्रेनेज बंद हो गया। और ड्रेनेज कहाँ से हो रहा था? आयरेडोकॉर्नियल एंगल से। और ये जो आयरेडोकॉर्नियल एंगल है वो बिल्कुल बंद हुआ। और जैसे बंद हुआ इसी कंडीशन को अपन ने बोला है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। सर ये जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा है दिस इज एब्सोल्यूट मेडिकल इमरजेंसी। दिस इज द एब्सोल्यूट मेडिकल इमरजेंसी। इसको बिल्कुल एब्सोल्यूट मेडिकल इमरजेंसी के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है। और ये मेडिकल इमरजेंसी इसलिए है डियर क्योंकि देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, मैं हमेशा मेरे लेक्चर के अंदर बोलता हूँ कि सर यदि किसी क्लाइंट के अंदर आपका जो डिजीज है यदि वो एक्यूट डिजीज है, दिस एक्यूट डिजीज ऑलवेज एंड ऑलवेज मोर डेंजरस देन द क्रोनिक डिजीज। सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि जो एक्यूट डिजीज है वो हमेशा और हमेशा मोर वॉस्ट होता है क्लाइंट के लिए। क्यों मोर वॉस्ट होता है? तो सर अपन पढ़ते हैं अपने मेडिसिन के अंदर, मेडिकल सर्जिकल के अंदर, कि अपनी बॉडी का एक पावर होता है जिसको अपन बोलते हैं क्या? सर उस बॉडी के पावर को अपन बोलते हैं एडॉप्टेशन पावर या एडजस्टमेंट पावर। जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर कोई डिजीज स्टार्ट होती है या कोई डिजीज है वो डेवलप होना स्टार्ट ही करती है, उसमें बॉडी में अपना पैथोफिजियोलॉजिकल वेरिएशन आता है। तो सर पैथोफिजियोलॉजिकल वेरिएशन आना स्टार्ट होते ही अपना जो बॉडी है जितना डिटोरिएशन हुआ उस डिटोरिएशन के साथ में एडजस्ट करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे एडजस्ट कर लेता है और एडजस्ट करके उस डिजीज के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को चलाना स्टार्ट करता है। बट एक्यूट कंडीशन में अपनी बॉडी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उसको एडॉप्ट कर सके, वो उसको एडजस्ट कर सके। एंड सर एक्यूट एंगल ये जो ग्लूकोमा है और क्लोज एंगल ग्लूकोमा, दिस इज द एक्यूट कंडीशन, दिस इज एक्यूट एंड एब्सोल्यूट मेडिकल इमरजेंसी। सर एक्यूट है इसका मतलब जो साइन एंड सिम्टम है बहुत ज़्यादा पोस्ट आएंगे,
बहुत ही पीड़ादायक साइन एंड सिम्टम्स होंगे। ठीक है, किस टाइप से पीड़ादायक साइन एंड सिम्टम्स होंगे? अब देखो सुनना, मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपके कोई चलते ही किसी नर्व को इरिटेट कर रहा है, दबा रहा है। यदि हाथों हाथ आपका कहीं नेक्रोसिस हो रहा है, सर नेक्रोसिस वाली जगह पेन नहीं होता है क्या? नर्व जहाँ कंप्रेस होती है वहाँ पेन नहीं होता है क्या? तो मैं सजेशन लगा सकता हूँ कि ये जो पेशेंट है जिसके अंदर क्लोज एंगल ग्लूकोमा है, वो नंबर 1 इज द एक्यूट एंड सर एक्यूट डिजीज इज ऑलवेज एंड ऑलवेज मोर मोस्ट देन द क्रॉनिक डिजीज, क्योंकि उसके अंदर आपका एडेप्टेशन पावर नहीं होता। और ये जो अपन क्लोज एंगल ग्लूकोमा पढ़ रहे हैं सर, ये क्लोज एंगल ग्लूकोमा तो है ही आपका एक्यूट डिसऑर्डर। तो सर इसके अंदर क्या होगा सर, अचानक से अपना जो आंख है, इस आंख के अंदर एक्वस ह्यूमर का जो प्रोडक्ट जो डिपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जैसे ही आपका इसका बढ़ेगा, बढ़ते ही क्या होगा कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है, आईओपी जो है वो बहुत ज़्यादा सडन इंक्रीज होगा। सडन इंक्रीज होगा और सडन इंक्रीज होने की वजह से जो साइन एंड सिम्टम्स आएंगे वो बहुत ज्यादा वर्स्ट आएंगे। सर क्या कारण हो सकता है इसके सडन आपका इंक्रीज होने का, या क्या कारण हो सकता है आपका क्लोज एंगल ग्लूकोमा का? तो सर मैं सबसे पहला कारण मैं आपको बोल रहा हूँ, इन्फेक्शन। सर यदि किसी पर्सन के अंदर इन्फेक्शन है, कौन सा वाला इन्फेक्शन है सर? यदि किसी पेशेंट के अंदर केराइटिस, यूवियल ट्रैक इन्फेक्शन है, यूवाइटिस है, केराइटिस है सर। यानी कि यदि कोई ऐसा पर्सन है जिसके अंदर इस कॉर्निया का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, जिसको अपन ने क्या बोला है, केराइटिस बोला। यदि कोई ऐसा पर्सन है जिसके अंदर यूवियल ट्रैक का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, और यूवियल ट्रैक में क्या क्या आता है सर? आइरिस आता है, सिलियरी बॉडी आता है और फोरॉइड आता है। यदि किसी पेशेंट में इस जगह का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, तो अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने तो इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन सबसे पहले दिन बताया था आपको, जिस दिन मैंने अपने मेडिकल सर्जिकल स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं मेडिकल सर्जिकल स्टार्ट करते ही इन्फ्लेमेशन सबसे पहले बताता ही इसीलिए हूँ ताकि आगे कंफ्यूजन में नहीं दबे अपन कभी भी। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर ले कि सर इन्फ्लेमेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, इंक्रीज टेम्परेचर एंड लॉस ऑफ फंक्शन। यही पांचों अपने कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और इन्हीं पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ कि सर ये जो जंक्शन बना है सर, ये जंक्शन कहाँ था? कॉर्निया पे। ये जंक्शन कहाँ था? आइरिस के बीच में। अब किसका इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन है? कॉर्निया का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है। यूआईटिस है, आपका आइरिस का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, सिलियरी बॉडी का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है। तो सर मुझे एक चीज बताइएगा, क्या यहाँ स्वेलिंग नहीं आएगा क्या? और सर जब यहाँ स्वेलिंग आएगा तो स्वेलिंग आने से ये जो एंगल है, क्या ये एंगल आपका सप्रेस नहीं होगा? और जब ये एंगल सप्रेस हुआ, जब ये एंगल क्लोज हुआ, तो सर एंगल क्लोज होते ही तो जो ड्रेनेज है वो ड्रेनेज बिल्कुल डिमिनिश्ड हो गया, और जो फ्लूइड है वो यही इकट्ठा होगा, और यह इकट्ठा होते ही क्या होगा कि सर जो एक्वस ह्यूमर का डिपोजिशन है वो एब्रप्टली होगा, और एब्रप्टली होते ही बहुत ही ज़्यादा आपका जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ेगा। सर नंबर 2 मैं बोल रहा हूँ कि यूवाइटिस है, आपका इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन है आपके यूवियल ट्रैक का। तो सर यूवाइटिस है, तो यूवाइटिस की वजह से क्या हुआ सर? यूवाइटिस की वजह से सिलियरी बॉडी का भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हुआ। ओह माय गॉड, सुनिएगा, ये आपको एक बहुत अच्छा वाला कॉन्सेप्ट निकाल कर देता हूँ। मेरी वो क्लास जिसके अंदर मैंने ओटोरिया बताने के लिए बोला था कि जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ फ्लूइड कलेक्शन होगा, जहाँ इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ फ्लूइड कलेक्शन होगा, जहाँ इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ेगी, जहाँ इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ एक्सुडेशन होगा, जहाँ इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ ट्रांसड्यूसन। अरे समझ रहे हो ना मेरी बात? सर जब सिलियरी बॉडी का इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या सिलियरी बॉडी में फ्लूइड का लेवल नहीं बढ़ेगा क्या? सर जैसे ही ये फ्लूइड का लेवल बढ़ा, फ्लूइड का लेवल बढ़ते क्या होगा कि सर यहाँ से ज्यादा एक्वस ह्यूमर आना स्टार्ट होगा। सर जैसे ही यहाँ से एक्वस ह्यूमर का ज्यादा आना स्टार्ट होगा, एक तो एक्वस ह्यूमर ज्यादा आ रहा है, दूसरा यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो सर ये अल्टीमेटली यहाँ डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा, और जैसे ही यहाँ डिपॉजिट हुआ तो
तो सर डिपॉजिट होते ही क्या हो गया सर, डिपॉजिट होते ही आपका जो एक्वस ह्यूमर या फिर आपका जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में सडनली इंक्रीज होगा। जैसे सडन इंक्रीज हुआ आपका जो पेशेंट है वो सर्टेन टाइप ऑफ साइन एंड सिम्टम के साथ में आपका जूझेगा। सर नंबर टू यदि मैं बोलूं कि आपका और क्या इसके साथ में हो सकता है, तो सर ट्रॉमा। मैं ट्रॉमा के ऊपर बार बार इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि सर सुनिएगा इसको, आपका जो सिलेबस है उसमें ट्रॉमा बिल्कुल अलग से दिया हुआ है, बिल्कुल ट्रॉमा को एक अलग से बताया हुआ है, और ऑप्थेल्मोलॉजी के साथ में ट्रॉमा को लिखा हुआ है। तो ऑप्थेल्मिक ट्रॉमा के आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो सर सुनिएगा, ट्रॉमा के साथ में मैं बता रहा हूँ आपको कि जब किसी पेशेंट के अंदर यदि ट्रॉमा है तो सर ट्रॉमा के साथ में क्या हो सकता है। सर अपना तो सीधा सा गणित है, न इधर उधर भटकना न और कहीं जाना, ठीक है सर। बोला है मैंने आपको कि ट्रॉमा होगा जब चोट लगेगी। तो मेरे को एक चीज बताओ, सेल वॉल डैमेज नहीं होगा क्या, सेल वॉल या मेम्ब्रेन डैमेज नहीं होगा क्या। और जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने से माय डियर इन्फ्लेमेशन होता है। अरे यस और नो, इन्फ्लेमेशन होता है। और जैसे ही आपका इन्फ्लेमेशन हुआ तो वापस वही स्वेलिंग, वही पेन, वही रेडनेस और वही इंक्रीज टेम्परेचर। मान लीजिए किसी वैसा आपको चोट लग गई, जैसे ही चोट लगेगी तो चोट लगते ही स्वेलिंग आएगा कि नहीं आएगा। सर स्वेलिंग के साथ में ही तो अभी तक अपन ने डिस्कस किया था, इसी इन्फ्लेमेशन के साथ में ही तो अपन ने डिस्कस किया था कि किस हिसाब से इन्फेक्शन के बाद जो इन्फ्लेमेशन हुआ उसमें आपका इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हुआ, और इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होती है आपका जो पेशेंट उसके अंदर आपका क्लोज एंगल ग्लूकोमा हो गया। क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि जिस हिसाब से वहाँ आपने समझा था उसी हिसाब से आपका यहाँ पे भी हो गया। इज इट क्लियर और नॉट सर। नेक्स्ट अपन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो क्या है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। ओह माय डियर, कल जब आपने कैटरेक्ट पढ़ा था उस टाइम मैंने बोला कि सर कैटरेक्ट को रिमूव करने के बाद में जो आपका पोस्ट ऑपरेटिव ड्यूरेशन है, उस पोस्ट ऑपरेटिव ड्यूरेशन में अपना जो टारगेट होता है, मैंने बिल्कुल हिंदी के अंदर एक लाइन लिखा था, बड़ा लाइन लिखा था कि सर कैटरेक्ट सर्जरी होने के बाद, कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन होने के बाद, लेंस इम्प्लांट होने के बाद, सर्जरी के बाद का जो सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन सामने निकल के आता है वो कॉम्प्लिकेशन वही तो है कि अपने को पेशेंट का जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो सकता है। और अपना मैनेजमेंट क्या था कि सर मैं वो सारे मैनेजमेंट करूँगा जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर को नहीं बढ़ाए। सर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में होता है, कैटरेक्ट किया तो सर कैटरेक्ट के टाइम में अपन करेंगे क्या कि यह इंसिजन लगाएंगे, कॉर्निया पे इंसिजन लगेगा। और सर जब कॉर्निया पे इंसिजन लगेगा तो इंसिजन भी तो अपने आप में एक ट्रॉमा है, और ट्रॉमा के साथ में आपका इन्फ्लेमेशन अपने देख लिया। नंबर 2 सर अगला मैं और क्या कर बता सकता हूँ इसके अंदर। सर अगला मैं ट्रॉमा के अंदर बता सकता हूँ कि मान लो यहाँ पे इंजरी हुआ हो, या फिर आपका जो पोस्ट ऑपरेटिव का जो मैंने बोला था। सर सपोज कीजिएगा कि कैटरेक्ट सर्जरी हुई और मैंने बोला कि कैटरेक्ट के अंदर क्या करते हैं सर, इस लेंस को बाहर निकालते हैं पूरा का पूरा पकड़ के। सर सपोज कीजिएगा यदि किसी पेशेंट के अंदर इस कैटरेक्ट को बाहर निकालते टाइम ये जो लेंस है इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो है वो फ्रेगमेंट्स आपके अंदर ही रह गए हो, यानी आँख को पूरा क्लीन नहीं किया हो, बाई मिस्टेक आपके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स अंदर रह गए हो। तो ये जो छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स है वो आयरिडोकॉर्नियल एंगल के ऊपर जाकर डिपॉजिट होंगे, और डिपॉजिट होते ही आपका इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो माय डियर मैं बोल रहा हूँ आपको कि सर आपका जो क्लाइंट है उस क्लाइंट के अंदर जिसमें भी जो भी अपना क्लाइंट है
जिसके अंदर अपन ने बात कर रहे थे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन का, जिसको पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के साथ में कैटरेक्ट कैसे हो सकता है, सॉरी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के साथ में कैसे ग्लूकोमा हो सकता है। तो मैंने कैटरेक्ट सर्जरी आपको बताया। पहला मैंने कैटरेक्ट सर्जरी के साथ इंसिजन को कोरिलेट करके किया है, क्योंकि जब इंसिजन लगेगा तो इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन वाली जगह क्या हो गया सर, इन्फ्लामेशन वाली जगह आपका कॉम्प्लिकेशन सामने आ गया। अगला मैंने बोला है सर कैटरेक्ट यदि पूरा आपका एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है, छोटे छोटे वहाँ फ्रेगमेंट्स बच गए हो, तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये फ्रेगमेंट्स क्या करेंगे सर, आयरेडोकॉर्नियल एंगल को ब्लॉक करेंगे, और जैसे ही आयरेडोकॉर्नियल एंगल ब्लॉक हुआ तो सर आयरेडोकॉर्नियल एंगल ब्लॉक होते ही आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो जाएगा सर, उसके अंदर ग्लूकोमा हो जाएगा। सर एक बहुत ही कॉमन चीज है, आपने सुना होगा सर्जिकल साइट, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन यानी कि SSI। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हॉस्पिटल एसोसिएटेड, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है आपका UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये आपका सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किसका सर, हॉस्पिटल एसोसिएटेड आपका जो जितने भी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनमें सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर सुनिएगा, सर्जरी हुई है तो जिस जगह सर्जरी हुई उस जगह इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और यदि उस जगह इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो गया तो वो आपका फर्दर ग्लूकोमा लीड करवा देगा, कौन से वाला, क्लोज एंगल ग्लूकोमा करवा देगा। तो सर अभी तक आपने जितने भी जो इसके जितने भी अपन ने साइन इसके जो कॉजेज जो देखने की कोशिश किया है सर, वो सारे के सारे जो कॉजेज है वो वही कॉजेज है जो कहीं ना कहीं आगे पीछे दाएं बाएं आपका इस कंडीशन के साथ में डील कर रहे थे कि सर कुछ ऐसा अब अनहैपनिंग आपकी आयरेडोकॉर्नियल एंगल के साथ हैपेंड होता है जिसकी उसको उम्मीद नहीं थी, और अचानक से आपका जो एंगल है वो एंगल क्लोज होता है। जैसे ही आपका एंगल क्लोज होगा तो सर एंगल क्लोज होते ही क्या होगा सर, एंगल क्लोज होते ही ये कंडीशन डेवलप होगी जिसको अपन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा बोलते हैं। सर क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, तो सर साइन एंड सिम्टम्स जो है वही शायद किस टाइप के कुछ साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं, जिन साइन एंड सिम्टम्स को मैं क्या बोलता हूँ, जिन साइन एंड सिम्टम्स को मैं देख सकता हूँ या बोल सकता हूँ कि सर देखिएगा इस डायग्राम में अपन क्विक अपन डिस्कस कर लेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स अपने सामने आएगा। वो साइन एंड सिम्टम आपका कुछ किस टाइप से हो सकता है कि सर, वो साइन एंड सिम्टम आपका कुछ इस टाइप से हो सकता है कि अभी अपन ने डिस्कस किया था, कि सर ये वाला जो कंडीशन है बिल्कुल एक्यूट कंडीशन है, और इस एक्यूट कंडीशन के साथ में अपन डिस्कस करते हैं कि क्या आपका पेशेंट है उसको साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं। तो सर वो साइन एंड सिम्टम ये वाले आपके आएंगे, देखिएगा ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है आई का, और इस नॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ में इस नॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या हुआ सर, इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हुआ, जैसा कि पिछले वाले अपन एंगल के अंदर भी पढ़ा था कि सर जैसे ये आपका प्रेशर बढ़ता है तो सर प्रेशर बढ़ते ही आपका ये जो लेंस है या फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो पीछे की तरफ जाता है, और जैसे ही पीछे की तरफ जाएगा तो विट्रस बॉडी की वजह से यहाँ पे आपका प्रेशर पड़ेगा। जैसे ही इस जगह प्रेशर पड़ेगा तो सर इस जगह प्रेशर पड़ने से क्या होगा सर, इस जगह प्रेशर पड़ने से यहाँ पे क्या है आपकी नर्व है, यहाँ पे क्या आपकी ब्लड वेसल्स है। सर ये जो नर्व और ब्लड वेसल्स है वो बहुत ही रैपिड डैमेज होगी, और जैसे ये रैपिड डैमेज होना स्टार्ट होगी तो सर रैपिड डैमेज होने से क्या होगा कि सर आपका जो पेशेंट है उस पेशेंट में रैपिडली ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई, और ऑप्टिक नर्व डैमेज होते ही एक बार यदि ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई तो पेशेंट की वो जो ऑप्टिक नर्व है वो
जन्म जन्मांतर के लिए गई। वो पेशेंट जिस जगह ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है उस जगह से वापस नहीं देख पाए। सर दूसरा अपन डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा, ये जो इस नर्व के साथ में मैनिपुलेशन हुआ, क्या ये मैनिपुलेशन पहले से पता था कि नर्व के साथ में ये होगा? ये रैपिड हुआ है, अचानक हुआ है? तो सर जैसे ही अचानक हुआ है तो इस नर्व का काम क्या था? विजन। इस नर्व का काम क्या था? विजन। किस टाइप का विजन? कलरफुल विजन। कलरफुल विजन, क्योंकि सर रंग बिरंगी दुनिया है। इस रंग बिरंगी दुनिया को देखने के लिए अपने को भगवान ने चीजें भी ऐसी दी है जो अंदर भी रंग बिरंगी है। जैसे आपका रोड एंड कॉन्स। कॉन्स कैसा है सर? कौन सा वो उसके अंदर आपके नेचुरल कलर है। कौन कौन से? आपका ब्लू कलर है, रेड है और ग्रीन है। और कौन सा कलर है उसके अंदर? सर उसके अंदर आपका ब्लैक कलर है जो कि आपका रोड में है। तो सर इन कलर्स को देखने के लिए या फिर इन कलर्स के साथ में जो अपनी सेल्स है वो सेल्स क्या करेगी? सर उन सेल पे जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर पड़ते ही क्या होगा? सर प्रेशर पड़ते ही वो सेल्स है उनका जो फिजियोलॉजी है वो अल्टर्ड होगा। मल्टीपल प्रेशर पड़ने से आपका जो नर्व है वो नर्व मल्टीपल टारगेट लेके मल्टीपल टाइप का कलर लेके आपका ब्रेन के अंदर जाएगा। और जब वो मल्टीपल कलर आपके ब्रेन के अंदर लेके जाएगा तो आपका जो ब्रेन है वो बहुत चक्का हो जाएगा कि यार मैं कौन से को देखूं और क्या देखूं। जब वो कौन से को देखूं क्या देखूं के चक्कर में रहेगा तो ये जो विजन है इसमें पर्टिकुलर टाइप का विजन देखने को मिलेगा। हेलोज विजन, यानी कि जैसे ही वो पेशेंट अपनी आंख खोलेगा, जैसे ही अपनी आंख खोलती है उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग उसको इस टाइप से दिखेगा। जैसे अपने डीजे की लाइटें होती है ना, भाई डीजे की लाइट होती है, उस एक की लाइट में 7-8 टाइप की लाइट होती है और वो ऐसा करती है। उस टाइम जैसे अपना दिमाग चकराता है कि यार मैं देखूं या नहीं देखूं तो मैं कौन सी लाइट को देखूं, कौन से कलर को देखूं, ठीक उसी टाइप का विजन देखने को मिलेगा आपके क्लोज एंगल ग्लूकोमा में। सर अब मेरे को एक चीज बताओ, जब ये इतना रैपिडली हो रहा है, इतना रैपिड आपका नर्व डैमेज हो रहा है तो सर ये जो पेशेंट है इस पेशेंट के अंदर पेन होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली पेन होगा। सर पेन हो रहा है या बहुत अबनॉर्मल सेंसेशन जा रहे हैं तो पेशेंट के अंदर सिस्टेमिक साइन के तौर में आपका नोजिया एंड वॉमिटिंग होना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा एंड साथ में हेडेक होगा। तो सर क्लोज एंगल ग्लूकोमा के अंदर मैं क्या साइन एंड सिम्टम एक्सेप्ट कर सकता हूँ? तो सर वो साइन एंड सिम्टम्स कुछ इस टाइप से है कि सर इसमें पेनफुल विजन लॉस। सर पेनफुल विजन लॉस के साथ मैं बोलूँ और क्या है? हेलोज विजन, उसके हेलोज दिखना स्टार्ट होंगे अराउंड द ऑब्जेक्ट्स। सर और क्या आपका जो है आप इस पेशेंट में कर सकते हो? हेडेक उस पेशेंट को होगा, सीवियर हेडेक होगा। सर ये जो पेशेंट है इसके अंदर इंक्रीज एंजाइटी, बहुत ही ज्यादा ये एंजियस होगा। सर ये जो पेशेंट है उसमें नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा। दैट मीन क्लोज एंगल ग्लूकोमा के साथ में मल्टीपल साइन एंड सिम्टम्स आना स्टार्ट होंगे और ये मल्टीपल साइन एंड सिम्टम्स ये वाला है। सर एग्जाम के अंदर बिल्कुल क्लियरली जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है हेलोज विजन के साथ में, पेन के साथ में पूछा हुआ है। विच ग्लूकोमा इज पेनफुल? तो सर क्लोज एंगल ग्लूकोमा इज अ पेनफुल। विच ग्लूकोमा इज अ पेनलेस? तो सर ओपन एंगल ग्लूकोमा इज अ पेनलेस। विच ग्लूकोमा इज एक्यूट? सर क्लोज एंगल ग्लूकोमा इज एक्यूट ग्लूकोमा। Which glaucoma is painless? तो सर क्लोज एंगल ग्लूकोमा इज पेनलेस। Which glaucoma can be initiated in old age? तो सर क्लोज एंगल ओपन एंगल ग्लूकोमा इज रिलेटेड विद द ओल्ड एज। ठीक है, तो सर इस टाइप का कुछ आपका जो पेशेंट आपका जो इंडिविजुअल है उस इंडिविजुअल के अंदर अपन सोच सकते हैं कि इस टाइप के कुछ साइन एंड सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे। सर क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है? क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है? तो सर हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन।
हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सर आप हिस्ट्री लीजिएगा, पूछेगा आप इन भाई साहब को क्या है, तो ये भाई साहब बोलेंगे कि मेरे को दिखने में दिक्कत आती है। पूछो क्या दिक्कत आती है, तो सर ये भाई साहब ये बोलेंगे कि जब कभी भी मैं देखता हूँ या देखती हूँ तो मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि चारों तरफ अंधेरा है और बीच में से मेरे को कोई चीज दिखना स्टार्ट होती है, मतलब टनल विजन, जो कि क्लासिकल साइन है किसका, ओपन एंगल ग्लूकोमा का। ओपन एंगल ग्लूकोमा का क्लासिकल साइन है सर टनल विजन। इसको बोलो और क्या होता है, तो सर ये बोलती है कि धीरे धीरे ये बढ़ ही रहा है, दिन ब दिन ये बढ़ रहा है। सर और तो कुछ दर्द वगैरह तो मेरे कुछ है नहीं, ठीक है, ये सही तक हो सकता है कि आपका एज रिलेटेड है, और डेफिनेटली ये जो पेशेंट है इसकी उम्र में ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ 60 प्लस होगी। सही तक ये जो पेशेंट है वो डायबिटिक भी हो सकता है, क्योंकि डायबिटिक के साथ में आपका एंजियोपैथी होता है और एंजियोपैथी के साथ में आपका टनल विजन देखने को मिलता है। पूछ लीजिएगा इसको कि और कोई बीमारियाँ, तो ये बोल देगी कि हाँ मेरे को शुगर है, तो कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ये बोल देगी कि मेरे को आपका डायबिटिक मेलाइटिस है पिछले 10 साल से 15 साल से, ऐसा कुछ है मेरे अंदर, ठीक है। शायद तक ये पेशेंट है वो अनडायग्नोस्ड डायबिटिक के साथ में भी आ सकता है। सर दूसरा पेशेंट आता है आपके पास में जो चिल्लाता हुआ ही आएगा, अरे डॉक्टर साहब कुछ कर दो, मरने वाला हूँ बस, किस हिसाब से चिल्लाता हुआ आएगा कि यार मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ नहीं सूझ रहा। वो हाथ पैर मार रहा है इधर उधर, वो एक हाथ अपनी हाथ पे लगाया हुआ है, क्योंकि ये तो नेचर है कि जिस जगह दर्द होता है उस जगह अपना हाथ अपने आप पहुंच जाता है। वो हाथ ऐसे लगा हुआ ही आएगा, बस कर दो कुछ, मेरे को कुछ पता, जो कुछ करना है जल्दी करो। क्या करेंगे यार, पूछो उसको क्या हुआ, तो ये बोलेगा कि अभी आ रहा था तो लड़ाई हुई और लड़ाई के अंदर एक बस गिर गया, ट्रॉमा। ये बोलेगा कि कुछ कर रहा था, करते करते हो गया। ये बोलेगा कि मेरे आंखों के अंदर पिछले 10-15 दिन से इन्फेक्शन था, तो इन्फेक्शन के बाद में मेरा ये अचानक ऐसा हाल हो गया। ये बोलेगा कि कल ये सर्जरी करा के गया आपके कैटरेक्ट की, पोस्ट ऑपरेटिव हुआ है, ठीक है। ये बोलेगा कि यार कुछ पता नहीं अचानक से क्या हो गया कि मेरे साथ में ये सब कुछ हुआ है। तो सर वो क्लोज एंगल ग्लूकोमा के साइन है, वर्स्ट साइन आएंगे क्लोज एंगल ग्लूकोमा के साथ में, ठीक है। सर क्या फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, देखो आप इंस्पेक्शन करो, इंस्पेक्शन करोगे तो बाहर से आपको शायद क्लोज एंगल ओपन एंगल ग्लूकोमा में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन क्लोज एंगल ग्लूकोमा की जो पैथोलॉजी है वो बिल्कुल बाहर की तरफ पड़ी रहती है, देखते ही पता चल जाता है आपको, अच्छा यार इसके ये हुआ तो ऐसा वाला कुछ हो सकता है, बिल्कुल क्लियरली पता चलेगा। इंस्पेक्शन करो। और क्या फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं सर, इसके लिए अपन टोनोमेट्री करते हैं। टोनोमेट्री इंस्ट्रूमेंट होता है टोनोमीटर, टोनोमेट्री है टोनोमीटर। सर ये जो टोनोमेट्री है टोनोमीटर ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, सर ये इंस्ट्रूमेंट है जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को मेजरमेंट करता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेजरमेंट करता है। सर टोनोमेट्री करने से पहले क्या चीजें ध्यान रखना है, सर पेशेंट को बोलना है कि आपको आंख खुली रखनी है, ओपन आई, बिल्कुल ओपनली आई रखनी है, ठीक है, क्योंकि अपना जो टारगेट है वो ये है कि टोनोमीटर का जो बेस है वो पूरा का पूरा कॉर्निया पे आना चाहिए। आप एक काम करो, लोकल यूज करो, यानी कि ज़ाइलोकेन ड्रॉप, तो आप ज़ाइलोकेन ड्रॉप डालो आंख के अंदर, जैसे आप ज़ाइलोकेन ड्रॉप डालोगे तो वहाँ की जो नर्व सेंसिटिविटी है वहाँ पे आपका वो एनेस्थाइज हो जाएगी, क्योंकि पता होगा आपको, बोलता हूँ मैं, कॉर्निया की जो नर्व सेंसिटिविटी है वो 200 टाइम मोर देन होती है इसकी सेंसिटिविटी की, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नर्व्स होती है वहाँ जो कि नहीं सहन कर सकती, ठीक है। सर इस टाइप से कुछ कीजिएगा, टोनोमेट्री कीजिएगा। सर क्लोज एंगल ग्लूकोमा है तो जो कॉज है वो फाइंड आउट कीजिए, जो भी कॉज रहा है वो फाइंड आउट करेंगे तो इसके ट्रीटमेंट में अपने को हेल्प मिलेगी। एक काम कीजिएगा, एक इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल करवा दीजिएगा, एक इसका आरबीएस ब्लड ग्लूकोज लेवल करवा दीजिएगा, जिससे अपने को ये पता चल सके कि हाँ ऐसा कुछ है, ठीक है। सर क्या मैनेजमेंट करेंगे, सर मैनेजमेंट के अंदर अपना जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा मैनेजमेंट होता है इसके अंदर कि सर अपन सर्टेन टाइप ऑफ मेडिसिन यूज करते हैं,
मेडिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या करते हैं अपन? मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। सर सबसे पहला मेडिकल मैनेजमेंट क्या है इसका? तो सर सबसे पहला जो मैं मेडिसिन यूज लेता हूँ वो लेता हूँ आपको मायोटिक्स यानी कि वो मेडिसिन जो प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करे, क्योंकि सर जैसे ही प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो आप खुद सोचिएगा कि ये वाला जो पार्ट है जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि जब ये प्यूपिल आगे की तरफ आएगी तभी तो ये प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, और जब ये प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा वो इस जगह टेंशन आएगी कि नहीं आएगी? इस जगह टेंशन क्रिएट होने से ये वाला जो पार्ट है वो इजीली ओपन होता है। और इसके लिए जो मेडिसिन अपन यूज करते हैं वो वाली मेडिसिन है आपकी पिलोकार्पिन एंड कैरबाकोल मेडिसिन अपन यूज करते हैं। पिलोकार्पिन मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, जिनका काम होता है प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन का। सर दूसरी जो इसमें मेडिसिन यूज करते हैं वो करते हैं अपन एड्रेजेनिक अगोनिस्ट यानी कि ये जो दवाइयाँ वो क्या करती है? तो सर एड्रेजेनिक मतलब कि जो एड्रेनलिन के साथ में काम करे, अगोनिस्ट का मतलब इसके जैसी, एड्रेनलिन के जैसे काम करे। सर एड्रेनलिन का काम क्या होता है? ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना। अब मेरे को एक चीज बताइएगा, अपन अभी तक डिस्कस किया है कि आपका ये जो एक्वस ह्यूमर है, ये एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा था? सर ये जो एक्वस ह्यूमर है वो प्रोड्यूस हो रहा है सीलियरी बॉडी से। सर यदि मैं सीलियरी बॉडी की जो वेसल्स हैं उनको यदि मैं कॉन्स्ट्रिक्ट कर दूं, तो जैसे ही यहाँ की ये वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो सर कॉन्स्ट्रिक्ट होते ही जो एक्वस ह्यूमर का जो ड्रेनेज है, एक्वस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ऑब्वियसली ये डिक्रीज होगा, और जैसे ये डिक्रीज होगा तो मेरा एक्वस ह्यूमर कम बनेगा, और जब एक्वस ह्यूमर कम बनेगा तो इसके साथ में जो अपन बोलते हैं कि सर बन चाहे निकल आगे से कम रहा है, बन कम रहा है और निकल भी कम रहा है, तो सर जो प्रेशर है वो एडिक्वेट मैनर में यानी इक्वली मेंटेन रहेगा। और इसके लिए जो अपन यूज करते हैं वो है आपकी डिपीवेफ्रिन और एफिनेफ्रिन, डिपीवेफ्रिन डिपीवेफ्रिन और एफिनेफ्रिन, ये दोनों दवाइयाँ वो यूज करते हैं। एड्रेजेनिक अगोनिस्ट में क्या काम करेगी? सर ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके जो आपके एक्वस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन है उसको कम करेगी। सर अगला मैं बोलता हूँ, अगली कौन सी दवाइयाँ यूज करते हैं? तो सर वो करते हैं अपन बीटा ब्लॉकर। और सर कौन सी बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं? तो सर बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं टीमोलोल। सर नेक्स्ट जो इसके अंदर अपन दवाई यूज करते हैं वो अपन करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। जो नेक्स्ट है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालोगस यानी कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालोगस है वो क्या करता है? तो सर जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, इस प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है कि जो कैपिलरीज की जो परमेबिलिटी डिक्रीज हुई है, जैसा कि अपन ने एज रिलेटेड कोज में पढ़ा था कि सर जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो क्या करता है, जो अपना एज रिलेटेड कोज है उसमें क्या हुआ था कि जो ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी डिक्रीज होती है। और सर जैसे ही इसकी परमेबिलिटी डिक्रीज होगी तो परमेबिलिटी डिक्रीज होने से शायद आपका एक्वस ह्यूमर का जो
एक्वस ह्यूमर का जो इनपुट है वो इस कैपिलरी में नहीं आ रहा था, यानी ट्रेबेकुलर मेसवर्क में नहीं आ रहा था, और नहीं आने की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, और एब्जॉर्प्शन नहीं होने से एक्वस ह्यूमर आपका डिपॉजिट होने लगा और इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होने लगा। बट सर ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, एनालॉगस का मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे काम करने वाली दवाई है। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये क्या करता है सर, इसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है परमेबिलिटी को। कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन। सर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस कौन कौन सी यूज करते हैं? तो करते हैं अपन लेटेनोफ्रोस्ट जो दवाई है ये क्या करता है सर, ये जो आपकी कैपिलरी की परमेबिलिटी है उसको इंक्रीज करेगा। सर सुनिएगा, यह एक बहुत ही अच्छा बड़ा एक क्वेश्चन बाहर निकल कर आता है, समझने की है, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा इसको कि सर ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये कैपिलरी की परमेबिलिटी को बढ़ाता है। और सर जब इन्फ्लामेशन की मैकेनिज्म होती है तो इन्फ्लामेशन की मैकेनिज्म को स्टार्ट करने का काम है वो भी कौन करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। क्योंकि जब आपका इन्फ्लामेशन की मैकेनिज्म होती है तो अपन पढ़ते हैं कि एंड में जाके आपका प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन ही इन्फ्लामेशन की मैकेनिज्म को स्टार्ट करता है और इन्फ्लामेशन है वो क्रिएट होता है। विदाउट प्रोस्टाग्लैंडिन ये जो अपन चारों चीजें पढ़ते हैं ना, इंक्रीज टेम्परेचर, आपका स्वेलिंग, रेडनेस और आपका पेन और लॉस ऑफ फंक्शन, ये चीजें हो ही नहीं सकती। ये तभी होगी जब प्रोस्टाग्लैंडिन होगा। तो इससे एक चीज निकल कर सामने आती है कि सर क्लोज एंगल ग्लूकोमा में जिसके पीछे इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन वाला इश्यू था, चाहे वो केराइटिस या यूवियल ट्रैक इन्फेक्शन हो, चाहे वो ट्रॉमा हो, तो इन टाइप के ग्लूकोमा के अंदर कभी भी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर यदि उस टाइम प्रोस्टाग्लैंडिन दे दिया तो प्रोस्टाग्लैंडिन तो कैपिलरी को बढ़ाता है, कैपिलरी परमेबिलिटी को बढ़ाता है, और कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ने से क्या होगा कि आपका जो एक्वस ह्यूमर या जो इन्फ्लेमेटरी जो प्रोसेस है वो बहुत रैपिड होगी, बहुत फास्ट होगी। तो सर फास्ट होने से अपना जो पेशेंट है उसमें इंट्राओक्यूलर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो सर ये जो है वो ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए यूज करेंगे, ओपन एंगल के लिए यूज करेंगे, और एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी किसमें? क्लोज एंगल ग्लूकोमा। क्लोज एंगल ग्लूकोमा में ये क्या होगी सर? ये आपकी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी। बिल्कुल इसको मैं रेड के अंदर क्लोज कर रहा हूँ कि क्लोज एंगल ग्लूकोमा में कभी भी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस है वो नहीं देंगे सर। बात आती है क्लोज एंगल ग्लूकोमा की। क्लोज एंगल ग्लूकोमा की, तो क्लोज एंगल ग्लूकोमा का क्या ट्रीटमेंट करेंगे फिर? तो सर क्लोज एंगल ग्लूकोमा के जो बहुत सारे जो कारण थे वो तो ट्रॉमा और इन्फ्लेमेशन के साथ में थे। इन्फ्लेमेशन के साथ में थे तो सर अपन इसमें स्पेशली यूज करेंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन कौन कौन सी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन? तो सर स्टेरॉइड डेक्सामेथासोन सर। दूसरी एंटी इन्फ्लेमेटरी एनसेड, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि आपका पीसीएम, एस्प्रिन, डाइक्लो, आइबुप्रोफेन, ये वाली दवाइयां अपन यूज करेंगे इसको ताकि इसका इन्फ्लेमेशन नहीं हो। सर और भी क्या हो सकता है? तो सर और ये हो सकता है कि यदि इन सब से कुछ भी नहीं हो रहा हो और जो साइन एंड सिम्टम है वो वर्स्ट होते जा रहे हैं, तो सर अपन एक काम करते हैं कि इस पेशेंट को लेजर असिस्ट थायराइडेक्टमी करेंगे, जो कि इसका सर्जिकल मैनेजमेंट है।
क्लोज एंगल ग्लूकोमा का, सर्जिकल मैनेजमेंट है क्लोज एंगल ग्लूकोमा का, और सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ क्लोज एंगल ग्लूकोमा क्या है? तो सर is a laser assisted iridectomy is the surgical management of close angle glaucoma is the management of surgical management of close angle glaucoma। सर आगे अपन डिस्कस करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट पे। सर क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होगा? तो सर जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो रिलेटेड होगा किससे? डिजीज पे। ओपन है या क्लोज है? एंड क्लोज एंगल। सर ओपन एंगल है तो इसमें अपने को कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये भाई साहब ओपीडी में आते हैं और ओपीडी से दवाइयां लेकर घर चले जाते हैं और घर जाके आराम करते हैं, ठीक है, और वापस आके ओपीडी में बता देते हैं कि साहब आपका फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। अपना जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो टोटल ओरिएंटेड होता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। क्यों क्लोज एंगल ग्लूकोमा पे होता है? क्योंकि सर क्लोज एंगल ग्लूकोमा इज ए मेडिकल इमरजेंसी, और जब ये मेडिकल इमरजेंसी है तो मेडिकल इमरजेंसी के हिसाब से आप इसको ट्रीट कीजिएगा। क्या ट्रीट करना है? सर अपना जो इसका है वो सबसे पहला यही है कि सर आप ये काम कीजिएगा, इस पेशेंट के वाइटल साइन लो, इस पेशेंट को काम एंड क्वाइट करो, रीएंश्योर करो कि यू आर इन ए सेफ हैंड, रीएंश्योर कीजिएगा यू आर इन ए सेफ हैंड, इसको काम करो, क्वाइट करो, इसका वाइटल्स। सर हिस्ट्री से फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि क्या कॉज रहा है, क्योंकि जब तक इस कॉज को एलिमिनेट नहीं करेंगे तब तक ये जो पेशेंट है वो ठीक नहीं हो रहा है। सर कॉज फाइंड आउट किया, आईओपी मेजरमेंट किया, मेडिसिन स्टार्ट करो। क्या मेडिसिन देंगे इसके अंदर? तो सर स्टेरॉइड यूज करेंगे, एनसेड यूज करेंगे, सर ऑस्मेटिक डायूरेटिक, मैनिटोल दो इसको, ये डायूरेसिस कराएगा और इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करेगा। सर और क्या कर नर्सिंग केयर करेंगे? सर मैं वापस उसी पा रहा हूँ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको फर्दर किसी ट्रॉमा से बचाने का काम कीजिएगा, इसको कंटिन्यूस इवॉल्वेट कीजिएगा, इवॉल्वेशन अबाउट इंक्रीज कि इसका कहीं इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ तो नहीं रहा है, इसके बारे में आप इसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहिएगा, और जब आप इसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहेंगे आप देखेंगे कि आपका जो पेशेंट है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और यदि इसके अंदर सर्जरी हुआ है, कौन सा सर्जरी था? आयरोडेक्टमी। यदि इसके अंदर आयरोडेक्टमी हुआ है तो सर आयरोडेक्टमी होने के बाद में जो भी अपना पोस्ट ऑपरेटिव केयर जिस हिसाब से अपन ने कैटरेक्ट के अंदर दिया था उस हिसाब का अपन इसके अंदर केयर देंगे, और जैसे इस पेशेंट को ये केयर देंगे तो अपन देखेंगे कि सर अपना जो पेशेंट है उस पेशेंट को शायद तो कुछ बेटर फील हो रहा है और वो एक डिजीज से बिल्कुल बाहर की तरफ निकल रहा है जिसको अपन ने ग्लूकोमा बोला है। ठीक है सर, मैं इस क्लास को यही रेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास है वो इसका लास्ट क्लास है अपने ऑप्थेल्मो का, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, ट्रॉमेटिक जितनी भी जो अपन इंजरीज देखते हैं उन ट्रॉमेटिक इंजरीज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और ट्रॉमेटिक इंजरीज के साथ में ठीक है जो कुछ भी आपकी क्वेरीज हो यू कैन आस्क फॉर फ्यू मिनट, कमेंट के साथ में आप पूछ लीजिएगा। यदि आपका कोई भी इंक्वायरीज हो, कोई भी आपका क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क मी, वेट कर रहा हूँ मैं आपका। पंकज जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सद्दाम जी नो डाउट, थैंक यू। धोनी सर डिपेंड करता है कौन कौन से हाथ लगेंगे, मस्त रहो। एक्वस ट्यूमर अमाउंट 3 to 5 ml डियर।
सर आईओपी कम हो जाए तो प्रॉब्लम क्या होगी? डियर देखिएगा, जो आपका कॉर्निया है, इस कॉर्निया को शेप एंड साइज में कौन मेंटेन करके रख रहा था? पीछे से जो फ्लूइड है वो। यदि आपका आईओपी कम हो गया तो कॉर्निया अपनी जगह से पीछे की तरफ चला जाएगा। कॉर्निया की जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पेटेंसी है, वो नहीं मेंटेन रह पाएगी। तो जैसा अपने एस्टिग्मेटिज्म के अंदर देखा था कि कॉर्निया के ऊपर फोल्ड पड़ रहे हैं, वो कॉर्निया के अंदर आपका फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आई रेड हो जाए तो कौन सी? डिपेंड करता है कि आई कौन सी वजह से रेड हो रही है, किसके ऊपर लाल क्लिक कर रहे हो आप, ठीक है। वैसे जनरली जो आई है वो रेड होती है अपने कंजक्टिवाइटिस की वजह से। वेरी गुड मॉर्निंग। सिलियरी बॉडी से एक्वस ट्यूमर प्रोडक्शन, डियर बता चुका हूं मैं, 3 to 5 ml मुश्किल से। कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, डियर केरेटोप्लास्टी बोलते हैं उसको, जो कैडेवर बॉडी है उससे अपन जो भी कॉर्निया लेते हैं उस कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर। वो सारी चीजें फॉलो की जाती है जो कि ट्रांसप्लांटेशन के अंदर आती है। जो भी ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए जितनी भी जो अपनी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी आपके इसके साथ में भी अपने को फॉलो करनी पड़ेगी, जो ट्रांसप्लांटेशन गाइडलाइन है उसका अकॉर्डिंग। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन किसका डियर? ईएनटी कंप्लीट हो गया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्लूकोमा, विच ग्लूकोमा डियर? देखिएगा, ओपन क्लोजर है तो एज है, ठीक है, और एक्यूट है तो उसका कुछ जितने भी जो कॉजेज बताए थे उनमें से कोई सा भी एक हो सकता है, ऐसा कुछ पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते, ठीक है। आइरिस और प्यूपिल का देखिएगा, आइरिस इज द आइरिस इन द प्रेजेंट इन द सेकंड लेयर ऑफ योर आई। आई की जो अपनी सेकंड लेयर होती है उसमें आपका प्रेजेंट होता है, और आइरिस के बीच का जो स्पेस है उसका प्यूपिल बोलते हैं। क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया कोसोम का जो ट्रीटमेंट है डियर, वो सीधा सा ट्रीटमेंट है कि आप उसको, जो मैंने बोला कि आप उसको एंटीबायोटिक्स दीजिएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के साथ में आप उसको अपना जो एंटी इंफ्लेमेटरी है वो दीजिएगा, डी कॉम्प्लेक्स, और एक साथ में अपने को डीकंजेस्टेड देना पड़ेगा। अर्चना जी, थ्रोट बाकी है, लेकिन एक्चुअली क्या कि थ्रोट के साथ में टॉन्सिलाइक्टमी और टॉन्सिलाइटिस ही एक सबसे बड़ा डिजीज है, तो टॉन्सिलाइटिस है वो पीडियाट्रिक्स के साथ में पढ़ते हैं अपन। एनाप्लेजिया क्या था विवेक जी? अरे एनाप्लेजिया सेल का फॉर्मेशन ही नहीं होना, जो सेल बननी थी वो सेल बनी ही नहीं। सीएचएन क्लास का भाई यूसुफ जी, वो तो मैनेजमेंट फैकल्टी मैनेजमेंट जाने से, अब आप और हम दोनों इक्वली हैं बस। ओके, लेटर ऑन वी विल टेक ए 5 minute ब्रेक एंड ठीक है, और डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? बस 2 मिनट में आया।